एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हम इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में अब आपको मालूम होगा कि हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन की पहचान ये होती है कि ये लिमिट्स इस पे मौजूद होंगी। जैसे आपके पास यहाँ गिवन लिमिट्स हैं 1 से 2 और ये एक रैशनल जो है वो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। तो जब आपको ये नज़र आता है कि रैशनल फ्रैक्शन है तो फिर आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन है आपके पास। तो हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन 9 माइनस टी स्क्वायर जो है ये देखिए ये फैक्टराइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हमने इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ ये दो लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 माइनस टी और 3 प्लस टी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लीनियर फैक्टर्स आ गए। जब ये लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम इसको बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 18 और डिवाइडेड बाई t, और जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं वो लिखेंगे t इंटू 3 प्लस टी और इंटू 3 माइनस टी। अब देखें डिनोमिनेटर में तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं तो इसकी जो सपोजिशन है वो क्या हो जाएगी, ये a ओवर t फर्स्ट फैक्टर, b ओवर 3 प्लस टी सेकेंड फैक्टर प्लस c ओवर 3 माइनस टी थर्ड फैक्टर। और ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क कर दें। नेक्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेने का। तो जो वीक स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये गाइडलाइन पहले क्वेश्चंस में दी है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, ठीक है, उससे आप हर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट और राइट ईच कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय t इंटू 3 प्लस टी इंटू 3 माइनस टी। इससे आपकी इक्वेशन का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाता है और इक्वेशन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 3 प्लस टी इंटू 3 माइनस टी प्लस b t इंटू 3 माइनस टी प्लस सी टी इंटू 3 प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको याद होगा कि हम ज़ीरो मेथड अप्लाई करते हैं और हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। हम तीनों फैक्टर्स की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इन ज़ीरो मेथड। तो फर्स्ट फैक्टर t है तो t इक्वल टू 0 ये वैल्यू हम अप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 में t को रिप्लेस कर देंगे 0 से, यानी जहाँ जहाँ हमारे पास t है वहाँ हम 0 अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ अब आप ये देखें कि जहाँ 0 में ये देखिए ये फैक्टर जब 0 पुट होगा तो ये फैक्टर कंप्लीट 0 हो जाएगा और b वाला फैक्टर जो है वो कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सिंप्लीफाई होकर a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब हम अपने दूसरे फैक्टर पे चले जाएंगे। दूसरा फैक्टर हमारे पास है 3 प्लस टी। तो हम लिखेंगे व्हेन 3 प्लस टी इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू माइनस 3। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यूज़ होगी, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर t की वैल्यू माइनस 3 पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको t नज़र आएगा वहाँ आप उसकी वैल्यू माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपके पास देखें इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3, फिर आपने माइनस 3 को रिप्लेस कर दिया प्लस 18 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 और 3 प्लस 3, ठीक है। फिर प्लस b, फिर अब माइनस 3 पुट हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस 3 प्लस c माइनस 3 और ब्रैकेट में 3 माइनस 3। तो इसमें आपको देखें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं दो फैक्टर, एक a वाला और एक c वाला,
यहाँ 3 माइनस 3 कैंसिल होता है तो 0 होगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह सी वाली टर्म भी कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई होकर बी का आंसर आ जाएगा, और बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास -4। अब हमारे पास लास्ट फैक्टर रह गया व्हेन 3 माइनस टी इक्वल टू 0, देन टी इक्वल टू 3 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसको भी इक्वेशन नंबर 2 को यूटिलाइज करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, और हम इक्वेशन नंबर 2 में t को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास ये जो a फैक्टर है, a की पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो रहा है। इसी तरह ये b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू आ रही है आपके पास 3। ठीक है, तो जब a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की वैल्यूज़ को पुट किया जाता है। ठीक है, यहाँ a, b और c की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। तो हमारा स्टेप बन जाएगा, a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, b की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे -4 से, c की वैल्यू को 3 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस स्टेप पर आपके हाफ नंबर बनते हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो 4 नंबर यहाँ कंप्लीट होते हैं। फिर हम इस पर अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आप अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन ईच कंपोनेंट पे अप्लाई होंगे, और साथ ही जब इंटीग्रेशन अप्लाई होता है तो विद रिस्पेक्ट टू यानी dt, अगर t वेरिएबल है तो dt, और अगर x वेरिएबल है तो dx लगेगा। तो अब हमारे पास स्टेप ये बन जाएगा, हमने लेफ़्ट साइड पे भी देखें अप्लाई कर दिया, और ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के साथ हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया। और आप इसमें नोट करेंगे कि मैंने तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखे हैं। यानी ये देखिए 2 जो है वो मैंने पहले लिखा है, फिर -4 को भी पहले लिखा है, और 3 यानी नंबर को इंटीग्रेशन से पहले लिखना है। और dt का साइन देखें मैंने यूज़ किया हुआ है, हर साइन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ dt लाजमी यूज़ होगा। तो ये कुछ इसकी प्रेजेंटेशन है जिसका आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपने देखें ये जो 1/t है इसका इंटीग्रेट आपको पता है, इसी तरह -4 इन और उसके साथ जो इंटीग्रेशन है 1/3 + t, इसका इंटीग्रेशन भी पता है। सबसे लास्ट वन वाला यानी मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं तो ये इंटीग्रेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है कि जब हम इसको ln में चेंज करते हैं, यानी 1/t का इंटीग्रेट क्या है ln t, इसी तरह 1/3 + t का इंटीग्रेट क्या है ln 3 + t। इसमें लॉजिक क्या है कि इनका डिफरेंशिएट 1 होता है। जैसे आप देखें t का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, 3 + t का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, लेकिन जो लास्ट वन थर्ड इंटीग्रेशन है वहाँ पर -1 आता है, यानी 3 - t का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो -1 आता है। इंटीग्रेशन अगर आप 1 वाली इंटीग्रेशन में देखें तो t का डेरिवेटिव 1 है, 2 में भी 1 है, लेकिन लास्ट वन वाले में -1 आ रहा है। तो इस चीज़ को एडजस्ट कैसे करना है कि मुझे ऊपर डेरिवेटिव चाहिए होता है, यानी अगर 3 - t का डेरिवेटिव -1 है तो न्यूमिनेटर में 1 नहीं -1 होना चाहिए। तो वो माइनस साइन हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखें कैसे अप्लाई करेंगे। देखें फर्स्ट इंटीग्रेशन आपकी एज इट इज़ हो गई 2 ln t माइनस एज इट इज़ 4 ln 3 + t, ये सेकेंड इंटीग्रेशन हो गई। थर्ड वाले को हमने पहले माइनस साइन, ये देखिए यहाँ माइनस और माइनस पहले एडजस्ट किया ताकि जो नीचे वाले आपके पास जो 3 - t है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर नज़र आना चाहिए, तब ये ln में कन्वर्ट होगा। तो अब आप ये देखें कि मैंने इसको तीनों को इंटीग्रेट यहाँ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेट आ गया क्वेश्चन का
2ln t माइनस 4ln3 प्लस टी और माइनस 3ln3 माइनस टी। यानी उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चे डायरेक्ट ln लगाते हैं, वो डेरिवेटिव का ख्याल नहीं रखते। तो जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में ऊपर होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप उसको ln में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस पॉइंट के बाद अब हमने लिमिट्स पे जाना है, जिसकी वजह से इसको डेफिनेट इंटीग्रल्स कहा जाता है। अब हम अप्लाई लिमिट्स करेंगे। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड पर मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी 1 से 2, जो हमारे पास गिवन है 1 से 2, ठीक है। ये लिमिट्स हमने अप्लाई करनी है अब राइट साइड पर भी, जहाँ हमारे पास आंसर आ गया था इसकी इंटीग्रेशन का। तो आपको लिमिट अप्लाई करने का तरीका पता है कि पहले अपर लिमिट अप्लाई होती है और फिर लोअर लिमिट अप्लाई होती है। तो अपर लिमिट 2 है, तो जहाँ जहाँ आपके पास, यानी पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में अपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास t है वहाँ पर 2 रिप्लेस हो गया। ये देखें यहाँ 2 रिप्लेस हो गया, यहाँ 2 रिप्लेस हो गया, यहाँ 2 रिप्लेस हो गया, फिर माइनस। फिर हम करेंगे लोअर लिमिट अप्लाई, तो जहाँ t आ रहा है वहाँ पे 1 आ जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास 2ln t एज इट इज़ माइनस 3 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है 5, तो ये 4ln 5, और फिर 3 माइनस 2 1 होता है, तो 3ln 1 माइनस एज इट इज़ सेकेंड ब्रैकेट में हम इंटर होते हैं, तो 2ln 1 एज इट इज़ माइनस 4, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, तो हमारे पास टर्म बन जाएगी 4ln 4 माइनस 3ln 2। अब ये आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगी आपके पास कैलकुलेटर से। और इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ln 1 0 होता है, तो ln 1 को आप 0 कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.57 वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी इस डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। जो हमें गिवन था डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी जो हमने वैल्यू सॉल्व कर ली वो 2.57 आ गई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप इसमें स्टेप्स देख लें दोबारा से, अगर आप इसको मेमोराइज करें तो सबसे पहले आपने इस रैशनल फ्रैक्शन को देखना है कि इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज तो नहीं होता। फैक्टराइज हो रहा है तो उसे फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। कंप्लीटली इंटीग्रेट होने के बाद लिमिट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट आंसर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट बी है। अगेन सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन को, यानी जो हमारे पास रैशनल जो फ्रैक्शन है हम उसको लिखकर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए t कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो t कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा t² प्लस 4, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर लीनियर फैक्टर है और सेकंड फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपको लीनियर फैक्टर की सपोजिशन पता है a/t और क्वाड्रेटिक फैक्टर की सपोजिशन पता है bx प्लस c डिवाइडेड बाय t² प्लस 4, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन लिख लिया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको अब हम मल्टीप्लाई, यानी वही टेक्निक यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई t इंटू t² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 4 रह जाएगा और a से मल्टीप्लाई होने के बाद t कैंसिल होगा, तो यहाँ t² प्लस 4 आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है bx प्लस c, तो सिर्फ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी इक्वेशन नंबर 2 बना ली। एक लीनियर फैक्टर क्योंकि गिवन है तो हम ज़ीरो मेथड को यूज़ करेंगे। ज़ीरो मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास t जो है वो पुट हो जाएगा 0, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 है 4 इक्वल टू a और 0² प्लस 4
प्लस बी एक्स की जगह पे एज इट इज़, सी एज इट इज़, और टी जो है वो ज़ीरो। तो ये सेकंड वाली जो ब्रैकेट है ये ज़ीरो होने की वजह से पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ 4 इक्वल टू हो जाएगा 4a, और 4 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1, यानी a इक्वल टू 1 हमारे पास a का आंसर आ गया कि a की वैल्यू 1 आ गई। अब बाकी वैल्यूज़ के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है, और वो सिंप्लीफिकेशन होती है कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड के लिए। 4 एज इट इज़, a इंटू टी स्क्वायर, a इंटू 4 4a, प्लस बी एक्स टी प्लस सी टी, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब आप ये देखें कि अगर हम इसको कोफिशिएंट वाइज लिख लें तो a टी स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी एक्स टी, और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा, हमने एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में बता दूं कि क्योंकि वेरिएबल t है तो हमने इसको x लिख लिया है, तो यहाँ t यहाँ पर जो है वो bt कहलाएगा ये, ठीक है, bt प्लस c। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक थी, अच्छा हुआ पहले पता लग गई, ये bt, ठीक है, एज इट इज़। और यहाँ पर भी हमारे पास जहाँ जहाँ x है बस वहाँ हमने t के अकॉर्डिंग क्योंकि हम कर रहे हैं, तो ये bt हो जाएगा, bt प्लस c। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर भी फैक्टर जो है वो ज़ीरो पुट हो जाएगा, t की वैल्यू ज़ीरो, तो वो कंप्लीट फैक्टर ज़ीरो हो रहा था तो इसलिए फ़र्क नहीं पता लगा। और यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा bt स्क्वायर, या जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी bt स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी टी। अब हम इसको अरेंज कर रहे थे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट जो है वो, तो ये हमारे पास आ जाएगा bt स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास सी टी, और देन हमारे पास आ जाएगा 4a, ठीक है। अब आप देखें कि जो हमारे पास राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर 0t स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 0t लिख सकते हैं, देन 4 लिख लीजिए। इसी तरह राइट साइड को आप अरेंज कर लेते हैं, a प्लस बी और t स्क्वायर कॉमन, प्लस सी टी एज इट इज़, प्लस 4a एज इट इज़। तो आप देखें कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं, राइट साइड पर है a प्लस बी, और ये राइट साइड आ गई, और लेफ्ट साइड पर है 0। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इक्वल आ गया 0 के, और a की वैल्यू थी 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो देखें c की वैल्यू तो बहुत इजी वे में आ रही है कि कोफिशिएंट्स ऑफ जो t हैं उन्हें अगर आप देखें तो यहाँ कोफिशिएंट है c और यहाँ कोफिशिएंट है 0, तो ये आपके पास आ गई c इक्वल टू 0, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप रीराइट कर लें, रीराइट इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, उसको अगर हम रीराइट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, a की वैल्यू हमारे पास थी 1 अपॉन टी प्लस बी, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास थी -1, ठीक है, b की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं -1 इंटू टी प्लस सी हो गया 0, और डिवाइड में आ गया टी स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास फाइनल जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो बन जाएंगे 1 अपॉन टी प्लस माइनस माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमारे रैशनल फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स आ गए।
अब हम इसको पहले करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट के बाद हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो अभी इंटीग्रेट करते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। अब आप देखें यहाँ पर फिर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर टी स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव लें तो आता है 2t और ऊपर सिर्फ t है, यानी इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो ये स्टेप हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक साथ हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी 1 अपॉन टी भी अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, डी टी माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और ये 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। अब आपके पास ये ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, फंक्शन नीचे है और डेरिवेटिव ऊपर है। तो इस बात को आपको यहाँ इस तरह समझाया है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, ठीक है, डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेट होता है ln f ऑफ x, ठीक है। होपफुली ये फार्मूला भी याद होगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 4 डी टी इक्वल टू, पहला कंपोनेंट हो जाएगा ln t और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 1 अपॉन 2 ln t स्क्वायर प्लस 4। यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है, यानी ये स्टेप हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। होपफुली अब ये वाली बात भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप करेंगे अप्लाई लिमिट। अब लिमिट हमारे पास क्या गिवन थी, ठीक है, लिमिट थी 1 से 2, तो अब हम लिमिट इस पे अप्लाई कर देते हैं 1 से 2 और 4 अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी। अच्छा, लिमिट के लिए मैंने तरीका मैं आपको पहले भी बताने लगा था, अब मैं इस क्वेश्चन में इसको बताता हूँ कि लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हमने इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, तो लिमिट आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह, ln t 1 से 2 1 अपॉन 2 एज इट इज़ और ln टी स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट है 1 से 2। तो दोनों पर अलग अलग लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि एक साथ ही ज़रूरी है, उसको जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में लिमिट को भी अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। यानी जैसे अब हम यहाँ फर्स्ट फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ln 2 माइनस ln 1, फिर 1 अपॉन 2 एज इट इज़, यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लें, ln और अपर लिमिट यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ln 1 स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ln 1 तो आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा 0 होता है, तो ln 2 का जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। तो ln 2 हमारे पास आता है 0.693 माइनस हाफ एज इट इज़। अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यानी 4 प्लस 4 8, तो ln 8 को चेक कर लेते हैं। ln 8 हमारे पास आ जाएगा 2.07 और यहाँ पर ये ln 5 बन जाएगा, तो ln 5 को चेक कर लेते हैं, ये आता है 1.60। ठीक है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं 0.693 एज इट इज़, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं 2.07 माइनस 1.60 और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.235। तो ये हमारे पास लास्ट जो आंसर बन रहा है 0.693 माइनस 0.235, तो ये आंसर है 0.458। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली
ई स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों पार्ट्स लॉन्ग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन और लिमिट तीनों कॉन्सेप्ट एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं।